द्वितीय कोटि का अवकलज बोलते हैं उसको। dx क्यूब याद रखना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय कोटि का अवकलज बोलते हैं इसको। समझ आएगा? समझ आया? ऐसे करते करते चतुर्थ श्रेणी का अवकलज, फिर 5 श्रेणी का अवकलज, ऐसे करते करते n कोटि का अवकलज, n कोटि का अवकलज, n कोटि का अवकलज। इसको चार्ज करना पड़ता है क्या ना? और 2 मिनट का मानना। द्वितीय कोटि का अवकलज या अन्य n कोटि का अवकलज, ठीक है। इसमें y क्या था? y बराबर फंक्शन ऑफ x था। एग्जांपल के तौर पे y बराबर x पे घात 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। चलो इतना लंबा छोड़ो, कोई बात नहीं। y क्या है? y का फंक्शन ऑफ x है। जैसे y बराबर मान लो हो गया x टू द पावर 10। चलो तो इसको एक बार डिफरेंशिएट किया मैंने, dy/dx किया तो क्या मिला मुझे? 10x टू द पावर 9। 2 बार किया तो द्वितीय कोटि का अवकलज क्या मिला मुझे? 90x टू द पावर 8। इसी तरीके से करते करते 3 बार किया तो क्या मिला मुझे? 9 8 720 x टू द पावर 7। ऐसे करते करते n बार कर दिया। तो ये प्रथम कोटि का अवकलज किया है, द्वितीय कोटि का, तृतीय कोटि का, ऐसे करते करते n टाइम समझा सकते थे। ठीक है, इतना समझाता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसको कहते हैं, सेकंड किसको कहते हैं, थर्ड किसको कहते हैं, फोर्थ किसको कहते हैं, n किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलज किसको कहते हैं? थर्ड, इंग्लिश में बता, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको थर्ड ना, तो तृतीय ऑर्डर मतलब कोटि, डेरिवेटिव मतलब अवकलज, तृतीय कोटि का अवकलज। y को एक बार किया तो प्रथम कोटि का अवकलज, दूसरी बार डेरिवेटिव किया तो द्वितीय कोटि का अवकलज, तीसरी बार डेरिवेटिव किया तो तृतीय कोटि का अवकलज किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें कोई समझने की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे हैं? पर समीकरण पढ़ने के, अवकलज समीकरण। ये तो अवकलज समझ गया, अवकलज क्या होता है? डेरिवेट कर देना इस तरीके से, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। अब समीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। समीकरण हम पढ़ रहे हैं ना, हम क्या पढ़ रहे हैं? अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। अच्छा, एक नंबर में सवाल 100% आएगा, मतलब कोई धरती पे कोई नहीं रोक सकता उस सवाल को आने से कि वो पूछेगा कोटि और घात। 100% आया है, पिछले 20 25 50 साल से आ रहा है, तो इस साल क्या अलग हो जाएगा? आएगा जरूर, और होता बड़ा आसान है। वो 10 सवाल होंगे आपके एनसीईआरटी में, वहीं से आते हैं, कोई अलग नहीं आएगा। और 10 सवाल छोड़ो, 2 तरीके के सवाल होते हैं जो आते हैं, 2 तरीके के सवाल या 3 तरीके के सवाल वो आएंगे। ठीक है, हम समीकरण के बारे में क्या क्यों बात कर रहे हैं? मान लो कि ये है चौथा हो गया। इसमें से कौन सा अवकलज समीकरण है, कौन सा नहीं है, कैसे पता करोगे? बताओ। ये
ये सब क्या थे? y के क्या थे? अवकलज डेरिवेटिव थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी होंगे। इनमें से यदि कोई भी इनमें से इन सब में से अगर कोई भी कितनी भी बार किसी समीकरण में अगर आता है तो हम उस समीकरण को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। इनमें से कोई भी उस समीकरण में आना ही चाहिए। समीकरण का समझते हो क्या होता है? जो बराबर के रूप में लिखा जाता है, समीकरण बराबर समथिंग, ठीक है ना? समीकरण उसी को बोलते हैं, इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वल इक्वेशन। तो इसमें बताइए, इसमें किसमें वो अवकलज आए हुए हैं? इसमें से कोई भी आ जाए, इसमें किसी भी कोटि का आ जाए, इसमें है कोई dy/dx टाइप का कुछ है? d²/dx ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है क्या? इसमें भी dy/dx का कुछ एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। इसलिए है क्या डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि dy/dx है इसमें। यस, ये अवकल समीकरण है। इसमें है क्या? ये है अवकल समीकरण है। इसमें है क्या? हाँ, दो अलग अलग है, कोई बात नहीं, ये भी है, ये भी है, अवकल समीकरण है। क्या ये अवकल समीकरण है? y का पांचवी फिफ्थ कोटि है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, और यहाँ पे चौथी कोटि है तो है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे dy/dx है, d²y/dx है, d3y/dx, तीसरी कोटि, चौथी कोटि, पांचवी कोटि, पहली कोटि, कोई कोटि है ही नहीं y का कोई और डेरिवेटिव है ही नहीं। तो मुझे अवकल समीकरण कौन कौन से मिले? ये मिला, ये मिला। आप पहचान जाओगे कि अवकल समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है? मतलब dy/dx या d²y/dx या d3y/dx या d5y/dx या d4y/dx किसी न किसी समीकरण में होने चाहिए। =0 या =15 समीकरण में होने चाहिए। इतना समझ आ गया? अब देखिए, पहचान लो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अवकल समीकरण है। अरे ये तो अवकल समीकरण नहीं, ये अवकल समीकरण नहीं, ये है। ये क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे कोई भी y का कोई भी डेरिवेटिव या y के किसी कोटि का अवकलज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं था। y था 100, लेकिन y का डेरिवेटिव नहीं था, अवकलज हुआ ही नहीं, तो अवकलज समीकरण का मतलब ही नहीं है। यहाँ पे किसी y का अवकलज हुआ ही नहीं था, y का डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं है, समीकरण की तो बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कोटि के बारे में बात होगी। ठीक है, कोटि के बारे में बात होगी। ठीक है, कोटि ये एग्जाम में निकालने के लिए आएगा ही आएगा। अवकलज समीकरण की कोटि, अवकलज समीकरण की कोटि, अवकलज समीकरण की कोटि, कोटि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण लेके चलता हूं मैं। तो 100 छोड़ो, कंफ्यूज हो। ये बताओ, अभी आसान आसान करोगा, कोई समस्या नहीं। चलो इसमें बता दो, इसका ऑर्डर बताओ, ऑर्डर इसका बताओ क्या होगा? ऑर्डर कितना होगा? इसका 1 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। इसका ऑर्डर कितना होगा? 1 या 5 या 5 या 2 या 1 क्या? 1 या 2 या 5 क्या होगा? 1 2 या 4 क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या होगा इसमें बताओ? 2 होगा। वेरी गुड। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2। देखो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट बार डिफरेंशिएट किया हुआ उसको ध्यान देना चाहिए। सबसे उच्चतम कोटि dy/dx से ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज्यादा भी डिफरेंशिएट हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद है हमारे पास।
d2 कितना हुआ ये 2 हो गया। इसमें क्लियर है ऑर्डर, ठीक है। चलो इसका बताओ, हाँ 2 या 100 2, वेरी गुड। ये होगा कितना होगा इसका, एक नंबर ऐसे देखने में मिल जाता है, एक नंबर फ्री में मुफ्त ले जाओ, एक नंबर ठीक है। इसका बताओ, इसका बताओ कितना होगा ऑर्डर, कोटि कितना होगा, कोटि कितना होगा 3 होगा। अच्छा अब यहाँ 4 कर दूं कितना हो जाएगा, तब भी 3 ही रहेगा। y को हमने कितनी बार मैक्सिमम टाइम्स उच्चतम कोटि का अवकलज कितनी बार किया है, यहाँ पे 3 बार किया है। यहाँ पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, हमें सबसे पहला ध्यान उसे भी जाना चाहिए कि y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, y का उच्चतम कोटि कितना है, इसमें पे अवकलज कितनी बार किया गया है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आएगा, 3 बार डेरिवेट किया गया उसे, 3 टाइम्स y को। ये हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है ना। अब ये घात बताएंगे, अगला टॉपिक है घात। कोटि हो गया, अब घात क्या बोलते हैं, घात इंग्लिश में डिग्री। अब बताओ कितना हो जाएगा, कितना होगा इसका घात, हाँ इसका कोटि कितना होगा, कोटि कितना था 1, तो घात कितना है इसका, क्यों घात भी इसका 1 के पावर 1 ही है 1, ठीक है। इसका बताओ कोटि कितना है इसका, कोटि कितना था 2, और घात कितना है, घात कितना है 1। चलो अब बताओ इसमें इसकी कोटि कितनी, इसकी कोटि कितनी थी, घात भी 1, सब एक ही 1 हो रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी घात के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा और। घात होता नाम, घात पहला बताओ कोटि भाग बताओ, कोटि कितना आएगा, कोटि कितना है, कोटि आया इसका कितना, कोटि कितना आया 2, और घात कितना है, घात 200 नहीं है 100। फोकस तब यही रहना है, बस याद रखना। 2 बार y का डेरिवेटिव हुआ है यहाँ पे, तो उसी की ही घात की बात हम करेंगे, चाहे यहाँ पे 200 या 2 लाख, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। दूसरा देखो, बताओ कोटि कितना होगा तो घात कितना होगा, कोटि कितना होगा इसका 3, और घात 1। अगर यहाँ पे 100 लिख दो तो घात 100 हो जाती, बहुत इजी है और बहुत क्लियर है। y कितनी बार अवकलज हुआ है, सबसे हाईएस्ट टाइम्स, उसी पे ध्यान देना चाहिए हमें। तो d3y/dx², 3 बार उसका अवकलज हुआ है। उच्चतम जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उच्चतम कोटि अवकलज y का 3 बार हुआ है, उसी पे ध्यान देना चाहिए, उसी की घात पे हम बात करेंगे। कुछ नहीं तो 1 हो जाता है, ठीक है। चलो सबसे इंपॉर्टेंट ये हर बार एग्जाम में आता है, इसके बताइएगा
कोटि और घात बताइए। कोटि एक और घात अपरिभाषित। क्यों ऐसा है बताओ? बताओ, एग्जाम में यही आते हैं सवाल, यही सवाल आ जाता है कि भाई क्यों नहीं हो पाया ऐसा। यस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में है उसका। चलो एक और रीजन बताओ। देखो sin x का एक्सपेंशन हम करते हैं ना, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ये आपके सिलेबस में नहीं है और ऐसे चलते जाता है, अनंत तक जाता है। मेरी बात समझना, पहले चलो कोटि तो समझ में आ जाएगा ना। कोटि तो क्लियर है यहाँ पे, कोटि तो क्लियर है यहाँ पे। कोटि कितनी है? कोटि एक है। y को कितनी बार किया गया? 41 हो गई। लेकिन घात का ये सिस्टम देखो यहाँ पे कि sin x के रूप में है ना, ये sin x है तरीके से। उसको एक्सपेंशन क्या होता है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। ऐसे चलता जाएगा अनंत तक। फिर बाद में आएगा x टू द पावर 1 लाख 1 बटा 1 लाख 1 फैक्टोरियल। फिर ऐसे चलता चला जाएगा। तो कितने घात तक जाएंगे हम? सोचो, अनंत में आएगा कहीं बाद में। जब यहाँ पे x है ना, इस केस में क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 1 बटा 1 करोड़ 1 फैक्टोरियल। जहाँ x क्यूब पर समथिंग था, तो घात तो वही चल रहा है, सॉरी कोटि तो वही चल रहा है, लेकिन उस कोटि का घात नहीं का पता चल रहा है मुझे। क्लियर है? उसका घात मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसका घात नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित है। अच्छा एक बात बताओ, एक और बात बताओ कि अगर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कर देते तो क्या होता? अगर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर कर देते तो क्या होता? सर कोटि में जाती है, घात अपरिभाषित है। नहीं, घात अपरिभाषित क्यों है? तब कोटि तो d स्क्वायर y अपॉन, इस पे फोकस करते हैं ना हम केवल, बस। चलो उसको ऑर्डर और डेरिवेटिव पता करो, ऑर्डर और डिग्री पता करो, ऑर्डर और डिग्री पता करो जरा। तो कोटि और घात पता करो। पहला सवाल ये रहा आपके पास में y डैश प्लस 5y बराबर 0। दूसरा ये है d टू द पावर 4y। दूसरा ये है d टू द पावर 4y dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश बराबर 0। तीसरा ये है 2x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन dx प्लस y बराबर 0। इसको करिए चलिए।
उसके पहले वाला क्वेश्चन था उसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती, अनंत तक चला जा रहा है वो। ठीक है, इसका बताओ कोटि क्या होगी इसकी? कोटि 1। अच्छा y डैश का मतलब क्या होता है? y डैश का मतलब dy dx होता है, याद रखना। और y डबल डैश का मतलब d स्क्वायर y अपॉन dx। ठीक है, कोटि इतनी होगी, घात कितनी होगी इसकी? घात भी 1 होगी। अगर 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 मैं इस पे ऐसे लिख देता, मैं सपोज 100 लिख देता तो घात 100 हो जाता। अगर इसमें बताओ कोटि 4 घात परिभाषित नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है, ये अनंत तक जाएगा। और ये y जो अवकल समीकरण में जो बहुपद बनेगा, इसमें बहुपद वो अनंत तक जाएगा, इसलिए यह परिभाषित नहीं है, कहीं रुक ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका बताइए जरा तो कोटि 2 और घात 1। क्या होगा? कोटि कितनी होगी इसकी? कोटि 2 और घात इसकी कितनी है? 1। एग्जाम में आएगा तो पढ़ लोगे? ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना बस एग्जाम में कि घात इसकी परिभाषित नहीं होगी, क्योंकि मैंने रीजन बताया कि इसका जो एक्सपेंशन होगा x माइनस y, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? y ट्रिपल डैश माइनस y ट्रिपल डैश का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y, इस तरीके से करते 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 अनंत तक जाएगा। तो वो जो बहुपद बनेगा वो बहुपद कहीं रुकेगा नहीं, वो अनंत तक जा रहा है, इसकी वजह से वह घात जो है वो परिभाषित हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है सर? और इसमें जैसे कि ये वाला 3 टाइम होता, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम है, इसकी ऊपर पावर होगी तो भी नहीं होता, जहां साइन आ गया तो मतलब इसकी फिर इसकी घात तो 4 कोटि 4 रहती, 4 रहती, घात इसकी मतलब ये 3 रहता है, ये भी 3 रहता है। मतलब ये इससे कम होता, ज्यादा भी यही होता और इसकी पावर भी यही होती है। अगर ये 4, ये मान लो 5 रहता, मान लो ये कह रही तुम। हाँ, इसमें पावर होती, चलो ठीक है, तो इसका कोटि क्या हो जाती है? 5 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, पावर नहीं है, पावर नहीं हो रही, ये घात नहीं पता चल पा रहा था। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा चलो ठीक है, ये सवाल करिए, इसकी कोटि और घात बताइए। एक सेकंड शांत हो जाइए, करते रहिए। इसको करिए, बताइए। इसका क्या होगा? आप लिखते हैं कोटि और यहाँ पे लिखेंगे हम घात। बताइए कोटि कितनी होगी इसकी? वेरी गुड, कोटि कितनी हो गई? 2। और घात कितनी होगी इसकी? घात कितनी हो गई? 1। इसमें बताइए, इस पे अगर मान लो इस पे करके मैं अगर 100 कर देता तो तभी 100 हो जाती। ठीक है, तब 100 हो जाती। क्या बताओ? y डबल डैश घात 1। वेरी गुड, इसमें बताओ। कोटि 2 और घात 1। अब कोई समस्या नहीं आएगा, ये 1 नंबर आपके मैं कंफर्म कर दूं, 1 नंबर मिल गया। इतने देर पढ़ाने का मेहनत मुझे ये मिला, 1 नंबर मिल गया। हमेशा रखो जहां sin dy अपॉन dx या sin d स्क्वायर अपॉन dx या cos में भी आ गया
या tan में भी आ गया, अंदर tan के अंदर उसमें अगर डेरिवेटिव आ गया dy upon dx, d square upon dx, dq upon dx, d4, तो हम क्या कर लेंगे उसमें, इस केस में हम क्या कह देंगे कि घात नॉट डिफाइंड है, घात परिभाषित नहीं है। अगर यहाँ पे y पे कोई 4 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, तो हम कह देंगे परिभाषित नहीं है। लेकिन कोटि हम बता देंगे कि वहां पे क्या है, कोटि 4 है, 5 है, वो हम बता देंगे। अगर आपको एग्जाम में साधारण तरीके से चीजें आ गई तो बहुत आसान है कि क्या हो गई, कोटि 1 और घात 100 या जो भी चीजें हैं। इस केस में भी देख लो कि y का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, द्वितीय कोटि एग्जिस्ट कर रही है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि अवकलज यहां पर है, द्वितीय कोटि अवकलज है, तो मैं क्या बोलूंगा, कोटि 2 है, जाहिर सी बात है। और घात इसमें कितनी है, घात इसमें कोई था ही नहीं, तो 1 बोल दूंगा। अगर यहीं पे घात मान लो 5 कर देता मैं, और यहां पे मान लो कर देता 500, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि यहाँ पे कोटि 2 है, तो उस कोटि के ऊपर जो घात होता है वही लिखूंगा, अगर 5 लिखूंगा। इससे मुझे 500 हो, 5 लाख हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं देखूंगा कि मेरी कोटि कितनी है, वो है कोटि 2 है, 2 पे जो भी घात होगा वो मैं उसको कह दूंगा कि वो हमारा घात होगा। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, 1 नंबर कंफर्म समझू मैं। चलो इतने मेहनत में 1 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे क्या है देखिए, आगे आपको मैं ब्रीफ आज बता देता हूं आपको क्या है आगे इसमें। आगे एक टॉपिक है, आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के लिए पढ़ेंगे, एक एग्जांपल के तौर पर पढ़ेंगे। अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का व्यापक एवं पर्टिकुलर हल, का व्यापक एवं विशिष्ट हल, विशिष्ट हल, व्यापक, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, हमें से किसी को बुखार होता तो हम क्या करते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं, पैरासीटामोल ले लेते हैं। तो जनरल हो गया ना, बुखार हुआ तो पैरासीटामोल ले लिया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, मान लो आईसीयू में भर्ती है, उसको फीवर हुआ है, तो डॉक्टर पैरासीटामोल का वो डोज नहीं देगा जो तो हेल्दी था वो खाता था, उसमें कुछ चेंज करेगी वो पर्टिकुलर फोकस उस पर होगा कि वो पेशेंट अलग है। जनरल सॉल्यूशन में आपको आता है, जैसे मान लो मैं एग्जांपल की तरफ बताता हूं, इस पूरे सिलेबस में आपको यही हल करने के लिए आएगा। मान लो ये है x, ये क्या है हमारे पास, एक क्या है, ये अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, बराबर है तो समीकरण है, dy by dx तो अवकल समीकरण है। इसको हल करने के लिए आपको आएगा, हल करने के लिए आएगा, इसको उधर लेके चले जाओ, x वाले के x की तरफ, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सिंपल तरीके से, एग्जांपल के तौर पे। अवकल समीकरण का हल निकालना, ये अवकल समीकरण था, इसका हल निकालना। हल निकालने का मतलब केवल एक होता है कि y निकालना होता है, यहाँ पे y नहीं दिख रहा आपको, dy by dx है, y निकालना है, समझ लो। तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है। अच्छा ये चलो एक बात और बताओ, अगर मेरे पास y बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7 होता और y बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 होता, इसको डिफरेंशिएट करने पे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने पे यही मिलेगा, डिफरेंशिएट करके देख लो, दोनों को डिफरेंशिएट करने पे वही मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे y बराबर x स्क्वायर बाई 2